welcomes my near and dear student in our online classes। जो पिछली क्लास हुई थी उसमें मैंने आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी विद्युत विभव और इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बीच में एक रिलेशन हमने क्रिएट किया था और ये देखा था कि विद्युत क्षेत्र या विद्युत विभव में से कोई एक फिजिकल क्वांटिटी देने पर हम दूसरी फिजिकल क्वांटिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके लिए हमने उसका डिवाइडेशन किया था। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है, यानी समरूप है, एक समान है, या असमरूप है, असमान है। कुछ एग्जाम्पल्स देखे थे कंसेप्ट को और बेहतर सॉलिड करने के लिए, समझने के लिए। लास्ट में आपको एक डेरिवेशन करवाने की कह के गया था कि हम आज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए कंडक्टिंग स्फीयर देखेंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए कंडक्टिंग स्फीयर, यानी चालक गोले के कारण विद्युत विभव ठीक है। तो मैं आपको एक बहुत इम्पोर्टेंट बात बता के गया था। कंडक्टिंग स्फीयर यानी चालक गोला चाहे ठोस हो चाहे हॉलो हो, खोखला हो, हिंदी में खोखले चालक गोले को गोलीय कोश कहते हैं, और कुचालक गोला, लेकिन वो कुचालक गोला खोखला होना चाहिए। तीनों का स्थिर वैद्युत व्यवहार समान होता है और जो आवेश होता है वो तीनों के पृष्ठ पर पाया जाता है। समझ में आई बात? लेकिन तो तीनों के लिए डेरिवेशन सेम होगा, लेकिन जब कुचालक गोला होगा और कुचालक गोला ठोस होता है, उसके अंदर मैटर पाया जाता है, पदार्थ होता है, तब आवेश जो है उसके अंदर पाया जाता है, तो वो डेरिवेशन निश्चित रूप से अलग होगा। और ये बात मैं आपको कल समझा के भी गया था विद डायग्राम। तो इसमें सबसे पहले पहला पॉइंट आप ये नोट करेंगे, चालक ठोस गोला कॉमा खोखला गोला, चालक ही है वो भी, खोखला गोला व खोखला, इंपॉर्टेंट, ठोस की बात नहीं कर रहा मैं, खोखला अचालक इंसुलेटिंग गोला, तीनों का स्थिर वैद्युत व्यवहार इलेक्ट्रोस्टैटिक बिहेवियर समान होता है।
ठीक है। खोखले गोले का नाम गोलीय कोष भी होता है, आप याद रखेंगे। तो कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर, कंडक्टिंग हॉलो स्फीयर एंड हॉलो इंसुलेटिंग स्फीयर, all three behaves same electrostatic behavior, या both all three have same electrostatic behavior। ठीक है। तीनों के जो चार्ज है वो तीनों के कहाँ पे पाया जाएगा बेटा? ऐसे सरफेस पे पाया जाएगा। जैसे ही आप इसको इन तीनों को चार्ज दोगे, किसी भी मेथड से आप इनको चार्ज देते हो, तो वो पूरा का पूरा चार्ज कहाँ पर वितरित हो जाएगा, कहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा? इनकी सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ऐसे। रिमेंबर इट? ओके। अब हमारा उद्देश्य क्या है वो सुनिएगा। हमें इस गोले के तो जैसे ही आप इसको कैपिटल क्यू आवेश से आवेशित करोगे और इसको एक समान रूप से आप आवेशित कर रहे हैं, यूनिफॉर्मली चार्ज जो है वो बिखरा हुआ है, इसकी रेडियस यानी त्रिज्या है कैपिटल आर। ठीक है। हमें इस गोले के अंदर, सरफेस पे और बाहर, समझ में आई बात? तीनों जगह ऊपर विद्युत विभव की वैल्यू कैलकुलेट करनी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। कहाँ के? इनसाइड द स्फीयर, एट द सरफेस ऑफ स्फीयर एंड आउटसाइड द स्फीयर। ओके। तो एक चालक गोले को कैपिटल क्यू आवेश द्वारा, जो चार्ज है इस पर वो कितना है? कैपिटल क्यू। कैपिटल क्यू आवेश द्वारा एक समान रूप से आवेशित किया है। हमें चालक गोले के बाहर, कॉमा, सतह पर तथा अंदर विद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। ठीक है। ये हमारा उद्देश्य है। चालक गोले के बाहर, सतह पर और अंदर हमें विद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। ठीक है। ये इसका सेंटर हो गया O। यहाँ से मैं R दूरी अगर चलूँगा, नॉट कैपिटल R, स्मॉल r दूरी में चला, कितनी दूरी चला बेटा? स्मॉल r दूरी, ये तो मुझे एक बिंदु मिला, कौन सा? कैपिटल P। आपको पता होगा, मैं जब तक आपको फिजिक्स पढ़ाऊंगा तब तक मेरा जो पॉइंट ऑफ ऑपरेशन होगा, यानी जहाँ पर मैं विद्युत विभव को कैलकुलेट करना चाहूँगा, वो पॉइंट हमेशा मेरा P ही होगा। ठीक है। तो मुझे केंद्र से r दूरी स्थित, स्मॉल r दूरी स्थित बिंदु P पर विद्युत विभव ज्ञात करना है। अगर मैं स्मॉल r दूरी यहाँ से चलूँगा तो मैं निश्चित रूप से चालक गोले के बाहर आ जाऊँगा, यानी मैं पहली कंडीशन की बात कर रहा हूँ, चालक गोले के बाहर। ठीक है। और उस कंडीशन को अगर आप ध्यान से देखें तो उस कंडीशन में स्मॉल r ग्रेटर देन होगा कैपिटल R से, यानी स्मॉल r बड़ा होगा और कैपिटल R छोटा होगा।
तो इसका मतलब हम चालक गोले के कहाँ पहुँच चुके हैं, बाहर पहुँच चुके हैं। तो केस फर्स्ट हम पढ़ रहे हैं, यदि स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल R, इसका मतलब आउटसाइड द स्फीयर, नो, बाहर, ठीक। मैंने आपको कल, अगर आप रेगुलरली पढ़ाई कर रहे हैं तो कल मैंने आपको एक रिलेशन बताया था कि विद्युत विभव की परिभाषानुसार, और आप ध्यान से देखेंगे तो ये रिलेशन बताया था ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। जो बच्चे रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं उनको याद हो गया होगा। और साइन यहाँ पर किसका लगाया था, ध्यान करके बताएं मुझे, नेगेटिव साइन मैंने यहाँ पे पुट किया था। ये मैंने विभव और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बीच में एक रिलेशन बताया था, और वो रिलेशन तब होता है जब आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो नॉन यूनिफॉर्म होता है, यानी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो असमरूप है। बैठे दिमाग में? तब मैंने आपको ये बताया था V = ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। अब एक इम्पोर्टेंट बात, मैं आपको एक नई बात सिखाने जा रहा हूँ, बहुत ध्यान से और अच्छे तरीके से समझना। मुझे यहाँ पर एड्रेस चाहिए। आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, विद्युत विभव की मैंने डेफिनेशन सिखाई थी कि जब विद्युत विभव को हम परिभाषित करते हैं तो जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है, एकांक धनावेश होता है, उसको हम कहाँ से लेके आते हैं बेटा, इन्फिनिटी से लेके आते हैं। ध्यान है आपको, क्योंकि इन्फिनिटी पर विद्युत विभव हम शून्य मानते हैं, अदरवाइज तो विभवांतर ज्ञात होता है, विद्युत विभवांतर, ठीक है ना। तो हम एकांक धनावेश को कहाँ से लेके आते हैं, एकांक धनावेश को हम इन्फिनिटी से लेके आते हैं, ठीक है। कहाँ लेके आते हैं सर, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, उस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पर्टिकुलर पॉइंट तक हम लेकर के आते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पर्टिकुलर पॉइंट तक हम जो आवेश है, एकांक धनावेश है, उसको लेके आते हैं। समझ में आई बात? कहाँ से लेके आते हैं, इन्फिनिटी से। कहाँ पे लेके आते हैं, विद्युत क्षेत्र में कोई पॉइंट होता है, उस पॉइंट तक हम लेके आते हैं। तो हमें विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट जितना वर्क करना पड़ता है वो सारा वर्क हमारा विद्युत विभव होता है। तो एड्रेस क्या हुआ, एड्रेस हुआ कि हम कहाँ से लेके आ रहे हैं, इन्फिनिटी से। कहाँ लेके आ रहे हैं, आर दूरी पर, यानी इस पी पर। अब आप कहेंगे सर यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, बिल्कुल बनेगा बेटा, ये प्लस क्यू चार्ज है और चार्ज की वजह से यहाँ पर क्या बनेगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। कैसे महसूस करेंगे सर कि इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, एक टेस्ट चार्ज लेके आओ। समझ में आई बात? जैसे किसी प्लग में लाइट आ रही है नहीं आ रही है, आप क्या करते हैं, टेस्टर को उसमें लगाते हैं ऐसे, ओके, और वहाँ से जो कोई उसमें एलईडी लाइट या बल्ब जो लगा हुआ होता है वो जो है वो जलने लग जाता है। समझ में आई बात? चमकने लग जाता है, तो हमें पता लग जाता है। ऐसे ही आप क्या करेंगे, इस पॉइंट पी पर जैसे ही आप +1 रखेंगे तो ये +1 को ये सारे के सारे जो चार्ज हैं वो भगाएंगे या बुलाएंगे, निश्चित रूप से भगाएंगे। समझ में आई बात? अब भगाएंगे तो इसका मतलब यहाँ कोई फोर्स लग रहा है, स्थिर वैद्युत फोर्स लग रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। किसकी वजह से है वो, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मुझसे कई बार बच्चे पूछते हैं, सर ये प्लस 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 जो चार्ज होता है वो यहाँ से चला क्यों नहीं जाता? क्योंकि इस प्लस और इस प्लस के बीच में रिपल्सन होगा, प्रतिकर्षण होगा। इस वाले प्लस और इस वाले प्लस के बीच में भी प्रतिकर्षण होगा, इस वाले प्लस और इस वाले प्लस के बीच में भी प्रतिकर्षण होगा। तो ये चले क्यों नहीं जाते? बिल्कुल चले जाएंगे ये। कब? अगर इनको कोई रास्ता प्रोवाइड कर दे। बाहर एयर है, एयर यानी हवा है, हवा कुचालक होती है। समझ में आई बात? और उसकी वजह से ये बाहर जा नहीं पाते हैं। लेकिन मैं आपको बाद में एक चीज़ बताऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा जब अगला चैप्टर में पढ़ाऊंगा, कि एयर का भी अपना एक स्ट्रेंथ होती है। एक निश्चित विद्युत क्षेत्र देने के बाद में वो भी आयनीकृत, आयोनाइज्ड हो जाती है। मतलब एयर के जो पार्टिकल्स होते हैं, एयर के जो कण होते हैं वो चार्ज बन जाते हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस। लेकिन उसके लिए विद्युत क्षेत्र बहुत ज़्यादा प्रबल चाहिए होता है।
अभी यहाँ पर इतना विद्युत क्षेत्र प्रबल नहीं है कि वो बाहर एयर को यानी हवा को, ये मान करके हम चल रहे हैं, आयनीकृत कर दे, यानी उसके जो पार्टिकल्स हैं, उसके जो कण हैं, उनको चार्ज कर दे, उनको पॉजिटिव या नेगेटिव बना दे। समझ में आई बात? इतना इलेक्ट्रिक फील्ड हम मान करके नहीं चल रहे हैं, उसकी एक पर्टिकुलर वैल्यू होती है, मैं बताऊंगा आपको कितना होता है वो विद्युत क्षेत्र। तो ये प्लस ये रिपल हो रहे हैं, एक दूसरे से प्रतिकर्षित हो रहे हैं, लेकिन इनकी मजबूरी है, बाहर कोई रास्ता नहीं है। अगर आप यहाँ से एक चालक छड़ या कोई भी एक चालक तार लगा करके और एयर में अगर आप अर्थ में अगर उसको गाड़ देते हो, तो ये पूरा का पूरा जो आवेश है वो किस में चला जाएगा? पृथ्वी में चला जाता है। ये आप देखते भी होंगे, आए दिन आप देखते होंगे अर्थ ऐड करते हैं भू संपर्कित, जैसे कोई बिजली का पोल्स वगैरह खंभा वगैरह है, तो वहाँ से एक ऐसी चौड़ी पट्टी होती है चालक की, और उसको हम ला करके और खड्डे ऐसा खोदते हैं और उसमें अंदर डाल देते हैं, ताकि जो फालतू का जो चार्ज होता है वो चार्ज जो है वो किस में चला जाता है? पृथ्वी में। और पृथ्वी के आवेश धारण करने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है, याद रखना आप। समझ में आई बात? उसका विभव, पृथ्वी का जो विभव है वो 0 माना जाता है, उसकी धारिता बहुत ज़्यादा होती है, वो कभी भी चार्ज को लेने से मना नहीं करती है। तो ये सारी जानकारी आपको धीरे धीरे मैं अभी दे रहा हूँ बेसिक चीज़ें, और आगे के चैप्टरों में आपको मिलती चली जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने एड्रेस इंगित किया कि मुझे एकांक धनावेश जो मैं यहाँ लेके आया हूँ, उसको कहाँ से लेके आया हूँ? इस +1 को मैं इन्फिनिटी से लेके आया हूँ, कहाँ तक लेके आया हूँ? r दूरी तक। मैंने एड्रेस दे दिया। अब एक पिछली बात कर लेता हूँ मैं। हमने इसी चालक गोले के लिए, मैं ये मान करके चल रहा हूँ कि आप ये चीज़ पढ़ चुके हैं, जिन बच्चों ने नहीं पढ़ी है वो अभी जो है सीख लें इस बात को, या लर्न कर लें कि चालक गोले के कारण बाहर विद्युत क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है, हम जानते हैं कि नो ठीक है, ई वेक्टर। और मैं आपको एक थोड़ा सा एक हिंट और दे देता हूँ, यहाँ मैं आउट यानी चालक गोले के बाहर विद्युत क्षेत्र लिख रहा हूँ। हम जानते हैं ई आउट की वैल्यू, ये समझ में आया ना आपको? और ये भी वी आउट ही है, चालक गोले के कहाँ लिख रहे हैं हम इसको? बाहर, तो वी आउट लिख सकते हैं आप। ठीक, इसकी वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसको आप के लिखते हो, लेकिन मैं मना करता हूँ के ना लिखा करें, कैपिटल Q अपॉन में r² r कैप। ठीक, ये वेक्टर फॉर्म में लिख दी। इस वैल्यू को हम यहाँ पे जमा रहे हैं, अतः V out इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी से, और कहाँ तक लिखना है आपको? R तक। ई आउट की जगह इसका फॉर्मूला लिखूं, ये चालक गोले के कारण बाहर विद्युत क्षेत्र होता है। ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द आउटसाइड ऑफ ए कंडक्टिंग स्फीयर 1/, ध्यान से बेटा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q अपॉन r²। ठीक, और डॉट प्रोडक्ट कैपिटल Q r², r कैप। ओके, उसके बाद डॉट और dr वेक्टर। नो डाउट, आई थिंक आप समझ गए होंगे। अब जरा इस पे चर्चा कर लेते हैं, ये क्या चीज़ है। ठीक है, तो देखें, r कैप डॉट dr वेक्टर, ये कल भी मैंने आपको बताया था, डॉट प्रोडक्ट है, बिंदु गुणा है। जैसे मैंने लिखा a वेक्टर डॉट b वेक्टर, तो उसको हम खोलते हैं ए बी कॉस थीटा से। a वेक्टर का परिमाण, a सदिश का परिमाण, b सदिश का परिमाण, और दोनों के बीच जो एंगल होता है उसकी कॉज्या लेते हैं, कोसाइन लेते हैं, यानी ए बी कॉस थीटा। ठीक, अब इसको भी उसी तरीके से खोलो, आर कैप यानी आर कैप का परिमाण, मैग्नीट्यूड, और एकांक सदिश है ये, और एकांक सदिश का जो परिमाण होता है वो 1 होता है। डॉट, इसका परिमाण मैं डी आर लिख रहा हूँ, आपको परिमाण लिखने का तरीका पता होगा, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे ए वेक्टर है उसका परिमाण ए लिखा जा सकता है, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं आप मोड के रूप में। दोनों के बीच में कॉस, कोण कितना है, ये एकांक सदिश किसके अनुदिश है? ये है डी आर वेक्टर,
इसका एकांक सदिश है आर कैप। एकांक सदिश की दिशा सदिश की दिशा में ही होती है जिसके लिए वो परिभाषित किया गया है। जैसे ए वेक्टर का एकांक सदिश, जिधर ए सदिश जाएगा उधर ही उसका एकांक सदिश जाएगा। बी वेक्टर है तो उसका एकांक सदिश मान लीजिए बी कैप हमने लिखा, तो जिधर बी वेक्टर जा रहा है उधर ही उसका, तो दोनों के बीच एंगल कितना हुआ, मैं ऐसे जा रहा हूँ, मेरे पीछे पीछे मेरा एकांक सदिश आ रहा है, तो एंगल कितना हुआ, एंगल ऑफ कोर्स 0 डिग्री का हुआ। ठीक है, तो कॉस कितना हुआ 0 डिग्री। कॉस 0 डिग्री की वैल्यू जो है वो 1 होती है, यू नो। तो ये केवल क्या बच गया, केवल डी आर बच गया। तो इसकी जगह मैं केवल क्या लिख सकता हूँ, डी आर। अब ये एक बार मैंने आपको ये चीज़ समझा दी है तो आप इसको अब हमेशा याद रखेंगे, ये होती है अच्छे बच्चों की बात। ठीक है, तो वी आउट इक्वल टू, इसमें से जो कांस्टेंट है इंटीग्रेशन में से आप उनको बाहर निकाल सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कैपिटल क्यू को मैं बाहर निकाल लेता हूँ, ओके, इन्फिनिटी से आर तक। इसको मैं ऊपर लेके जाऊँगा तो आर की पावर -2 लिख दूंगा मैं, और ये डी आर हो गया। ठीक है, इंटीग्रेशन करते हैं आप, वी आउट इक्वल टू -q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, पावर में एक ऐड कर देंगे और उसको कहाँ पे ले जाएंगे, नीचे ले जाएंगे। ठीक है, लिमिट कहाँ से कहाँ तक, इन्फिनिटी से और कहाँ तक, आर तक। तो वी आउट इक्वल टू कैपिटल क्यू विद नेगेटिव साइन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये ऑफ कोर्स आर की पावर -1 आया, ये माइनस का 1 आया नीचे। ठीक है, माइनस से माइनस ये क्या हो गया आपका, प्लस हो गया है, इन्फिनिटी से आर तक, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लिखते हैं। तो वी आउट इक्वल टू कैपिटल Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक, 1/r, इन्फिनिटी से और r तक, पहले उच्च सीमा अपर लिमिट, उसके बाद में लोअर लिमिट। वी आउट Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/r माइनस 1/इन्फिनिटी। ठीक है, 1/इन्फिनिटी, 1 में इन्फिनिटी का बहुत बड़ी संख्या का, यू नो, मैं बड़ी तो बहुत कम यूज कर रहा हूँ, इन्फिनिटी का भाग लग रहा है जिसका कचुमा निकल जाएगा, 0 आएगा। तो वी आउट की वैल्यू कितनी आ गई, वी आउट इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/r, और इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 0। ये ठीक है, ये आई आपकी किसकी वैल्यू, पॉज करके आप इसको उतार सकते हैं, मैं इसको अब मिटा रहा हूँ। ठीक है ना, तो वी आउट की वैल्यू कितनी आ गई, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 1/r, जिसको आप के कहते हैं, बाकी मैं फिर भी इग्नोर कर रहा हूँ, मना करता हूँ, मत लिखा करें के, और क्यों और आएगा, सॉरी, के क्यू अपॉन में आर। ठीक, आई थिंक क्लियर हो गया होगा, एक एक चीज़ मैंने आपको बताई है, आगे देखें अब आप। अब हम बात कर रहे हैं कि केस नंबर सेकंड की। अभी हमारे पास केस फर्स्ट मैंने आपको सॉल्व किया था, उसमें हमने निकाला था वैल्यू, सॉरी, v इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q अपॉन में r। ठीक, यहाँ से एक जानकारी मिल रही है आपको कि आउटसाइड ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये यूनिफॉर्मली कैपिटल Q को हमने चार्ज किया और हम आवेश दे नहीं रहे, तो ये सब चीज़ कांस्टेंट हुई। तो वी आउट किसके व्युत्क्रमानुपाती हो, एंटी प्रभाव 1/r के, यानी जैसे जैसे आप डिस्टेंस की वैल्यू को इंक्रीज करोगे, वी आउट यानी विभव का मान जो है वो कम होता चला जाएगा, और आर जब अनंत पर आ जाएगा, मतलब आप इसको इतना बढ़ा दोगे कि आप इन्फिनिटी पे पहुंच गए, तो वी आउट की वैल्यू लगभग कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक, आई बात समझ में। तो जैसे जैसे आप आर को इंक्रीज करोगे वैसे वैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू जो है वो डिक्रीज होगी, यानी जैसे जैसे आप दूरी बढ़ाते जाओगे, बिंदु पी को खिसकाते जाओगे आगे आगे और आगे और आगे, तो जो विद्युत विभव है उसकी वैल्यू कम होती जाएगी, कम होती चली जाएगी, और इन्फिनिटी पे जाकर के विद्युत विभव की जो वैल्यू है, जो विद्युत विभव का जो मान है वो कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। बैठा दिमाग में। अब आगे देखें आप,
केस सेकंड, यदि स्मॉल आर कैपिटल आर के इक्वल हो, यानी सतह पर। ठीक है, आई बात समझ में? जैसे ही मैं सतह पे पहुंचूंगा तो स्मॉल आर कैपिटल आर, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस स्मॉल आर की जगह कितना लिख दें आप, सॉरी, सरफेस 1/4πε0 कैपिटल क्यू अपॉन में कैपिटल आर। देखें ज़रा, रेडियस कभी चेंज होती है क्या? इस तरीके से चार्ज था, अब की बार हमारा जो पॉइंट P है, ये पॉइंट P कहाँ पे है? यहीं है। ये कभी चेंज हो जाएगी कि? अगर ये चेंज हो जाएगी तो बेटा ये गोलाई कैसे रहेगा? अरे आप स्फीयर की जब रेडियस को चेंज कर देंगे, त्रिज्या को चेंज कर देंगे, तो उसको तो आकार बदल जाएगा। तो बार बार आकार बदल करके डेरिवेशन कर रहे हैं क्या? समझ में? एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए डेरिवेशन बना रहे हैं, वो चीज़ का शेप थोड़ी ना बिगाड़नी है हमें। तो ये वैल्यू कैसी आई? इसका मतलब कांस्टेंट आई। मैं क्या सही हूँ? तीसरी बात, क्या ये वैल्यू मैक्सिमम नहीं आएगी? क्योंकि कम दूरी से डिवाइड हो रहा है ना डिस्टेंस। पहले आर यहाँ बाहर था, बड़ी दूरी से डिवाइड हो रहा था, अब कैपिटल आर छोटा हो गया ना। समझ में आई बात? इसलिए मैक्सिमम आएगी। ओके, अब हम बात करते हैं केस थर्ड की। केस थर्ड को मैंने इस तरीके से बनाया है, आप देखना, बड़ा लिंक अप किया है, विदिन ए सेकेंड में आपको एक केस समझ में आ जाएगा। हम जानते हैं, मैं आपको इसको बहुत ज़्यादा लेंथी और बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करते हुए देखना, आप बड़ा मैं इजीली, और आपको समझ में आएगा कि सर ये तो आपने कल ही हमें बता दिया था। ढंग से पढ़ोगे, तरीके से पढ़ोगे, रेगुलर फॉलो करोगे, ऑनेस्टी से पढ़ोगे, तो मैं गारंटी बता रहा हूँ ये सब लॉलीपॉप बन जाएगा, कुछ नहीं रहेगा। समझ में आई बात? चूसो, मजा लो। ठीक, तो देखें आप, हम जानते हैं कि वी ई इक्वल टू, कल हमने पढ़ा था माइनस का dv/dr। कितने लोग ये बताएंगे कि चालक गोले को जब भी आवेश दिया जाता है, सारा का सारा चार्ज कहाँ पे आ गया? पृष्ठ पे आ गया। पृष्ठ पे आ गया तो अंदर चार्ज कितना हुआ? 0। अच्छा, अंदर चार्ज 0 हुआ। जब चार्ज 0 है तो क्या विद्युत क्षेत्र होगा? नो नो नो, कल भी बताया था मैंने आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो वैल्यू होती है वो चालक के अंदर 0 होती है। इसलिए जब कोई लाइटिंग होती है, आकाश में बिजली कड़कती है, तो अगर आपके पास में कोई लोहे की या किसी भी मेटल की कोई सरफेस हो तो आप बच सकते हैं, क्योंकि चार्ज आएगा और आपकी खोपड़ी पे जो मेटल की सरफेस है उस पर फैल जाएगा, लेकिन अंदर चार्ज जो है वो प्रवेश नहीं करता है। बैठा दिमाग में? तो आप बच सकते हैं उस चीज़ से। ठीक, तो अंदर विद्युत क्षेत्र की वैल्यू कितनी हुई? 0। चालक गोले के अंदर, चालक गोले के अंदर E बराबर कितना होता है? 0। अतः E की मान 0 आ रहा है, इसका मतलब V का मान कांस्टेंट। कल बताया था कि मैंने कांस्टेंट का अवकलन कितना होता है? 0, तो V का मान कांस्टेंट। इनसाइड की बात कर रहे हैं, इसका मतलब V का मान जितना पहले था उतना ही अब है, यानी कितना? 1/, कांस्टेंट कहाँ था ये? 1/4πε0 कैपिटल Q/R। यानी ये चालक गोला, अंदर विद्युत विभव का मान होगा, विद्युत क्षेत्र नहीं, सॉरी, विद्युत विभव, मैं थोड़ी क्विकली अगर बोल भी जाऊँ, विद्युत विभव की बात कर रहे हैं, तो अंदर विद्युत विभव की वैल्यू 2 वोल्ट है सपोज, तो सतह पर भी कितनी होगी? 2 वोल्ट। बदलेगा कब? जब बाहर आ जाएंगे। और बाहर कैसे बदलेगा? जैसे जैसे दूरी बढ़ाओगे वैसे विभव कम होता चला जाएगा, इन्फिनिटी पे जा करके 0। फिर से समझ लेना, ये है आपका चालक गोला, अंदर सपोज विद्युत विभव 2 वोल्ट है, तो सतह तक जब आओगे उसकी सरफेस तक तो 2 वोल्ट ही रहेगा। जैसे ही आप बाहर निकलोगे और जैसे तो विद्युत विभव चेंज होगा, और जैसे जैसे दूरी बढ़ाते चल जाओगे वो कम होता चला जाएगा, और इन्फिनिटी पे जाकर के कितना हो जाएगा? 0। ये बात समझ में आई? अर्थात चालक गोले के अंदर विद्युत विभव सतह पर
विद्युत विभव के समान होता है। अब मेरी बात सुने आप ध्यान से, इससे रिलेटेड मैं एक ग्राफ छोड़ के जा रहा हूँ आज, कल वीडियो में बताऊंगा, और मैं खुद से छोड़ रहा हूँ उसको, रीजन बताऊँ मैं आपको। आप x अक्ष पे दूरी लिखेंगे, y अक्ष पर विभव लिखेंगे, और जो मैंने जानकारी बताई है उनके हिसाब से ग्राफ बनाने की कोशिश करेंगे। गलत बनता है कोई प्रॉब्लम नहीं है। कल मैं इस टॉपिक को रिवाइज भी करवाऊंगा, प्लस दूरी के साथ विभव का जो है मैं ग्राफ एक मेंटेन आपको करवाऊंगा, ठीक है ना। जिससे आपको कल का जो प्रीवियस लेक्चर है वो भी रिपीट हो जाएगा और फिर हम कल आगे पढ़ें। ओके बेटा, थैंक यू।